नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ईरान और इजराइल युद्ध का हाल भी गाजा इजराइल या फिर रूस यूक्रेन जैसा होना है? यानी क्या दुनिया एक और पूर्ण युद्ध में एंट्री ले चुकी है? 7 दिन बाद भी जंग का चलना और ज्यादा गंभीर होना, 20 देशों का इसमें शामिल होना और दर्जन भर से ज्यादा देशों का शामिल होने का इशारा करना, क्या यह युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? सवाल यह भी कि क्या वाकई में ईरान कुछ ऐसा कर रहा है कि अमेरिका को खतरा हो सकता था या नेटो देशों को खतरा हो सकता था, या फिर यह इशू सुरक्षा का नहीं बल्कि पावर का है? क्या अमेरिका बता कुछ रहा है और चाह कुछ रहा है? आज हम आपको इस जंग की वो इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल तो यह भी है कि ईरान के पास इतनी ताकत कैसे आई कि वो अमेरिका से ना सिर्फ टकरा रहा है बल्कि अमेरिका को नुकसान भी पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का ईरान को गाजा वाला ऑफर क्या ईरान स्वीकार करेगा? और इससे भी बड़ा सवाल, भारत पर इस जंग में क्या असर पड़ रहा है और क्या अवसर पैदा हो रहे हैं, ये आज आपको बताने वाले। सबसे पहले तो सवाल यही है कि इस जंग को क्या नाम दें, क्योंकि इस जंग के 2 पहलू हैं, जिनमें से एक वो पहलू है जो पूरी दुनिया को बताया जा रहा है और एक वो पहलू है जिसको शायद छुपाया जा रहा है। जरा इन पहलुओं पर गौर फरमाइए और देखिए, एक तरफ जो बताया जा रहा है वो क्या है और दूसरी तरफ जो छुपाया जा रहा है वो क्या है। बताया यह जा रहा है कि सिक्योरिटी का इशू है नाटो के लिए और अमेरिका के लिए, इसलिए जंग हो रही है। बताया यह जा रहा है कि गैस रिजर्व जिस तरीके से ईरान के पास है उस पर एक छत्र अधिकार ना हो और उससे अमेरिका इंपैक्ट ना हो, इसलिए किया जा रहा है। डॉलर का घटता ग्लोबल शेयर, इसके अलावा मल्टी करेंसी ट्रेड, इसके अलावा डेट प्रेशर अमेरिका पर और खमेनेई का खात्मा। क्या वाकई में ये वो इशू है जिसकी वजह से अमेरिका इस जंग के अंदर है, या इजराइल के जरिए अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है? इसमें देखिए, खमेनेई का खात्मा तो हो चुका है। अगर यही वजह थी तो जंग रुक जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर है क्या, जरा इसको समझिए। कहा यह जा रहा है कि यह सिक्योरिटी इशू नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें अमेरिका चाहता है कि उसकी दादागिरी उसी तरीके से बनी रहे जैसे खाड़ी और गल्फ कंट्री के अंदर पहले हुआ करती थी, लेकिन ईरान लगातार उसको चुनौती दे रहा था और उस चुनौती की वजह से कई देश ऐसे थे जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर उससे बात कर रहे थे। क्या वाकई में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के जरिए अमेरिका अपने आप की पावर को फिर से दर्शाना चाहता है? इसके अलावा एनर्जी प्राइसिंग पावर, क्या इसको अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है? ग्लोबल करेंसी डोमिनेंस, क्या यह अमेरिका चाहता है और क्यों चाहता है? क्योंकि एक दौर था जब डॉलर के अंदर ही ट्रेड होता था और उससे डॉलर मजबूत होता था, लेकिन जिस तरीके से मल्टी करेंसी ट्रेड शुरू हुआ उसकी वजह से जो ग्लोबल करेंसी डोमिनेंसी अमेरिका के डॉलर की थी वो कमजोर हुई। क्या इस वजह से वॉर हो रही है? क्या पेट्रो डॉलर सिस्टम जिसको चुनौती दी गई, चाहे वो क्वाड की वजह से, ब्रिक्स की वजह से या बाकी देशों की वजह से, क्या उसको कंट्रोल करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है? इसके अलावा फाइनेंशियली डोमिनेंस, क्या इसके जरिए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के अंदर जरा सोचिए डेट प्रेशर है, उस डेट प्रेशर को क्या कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ये सब कर रहा है। और आर्थिक जंग का अध्याय क्या है शुरू किया गया है खमेनेई के खात्मे के साथ। एक ऐसी आर्थिक जंग जिसमें सब चाहते हैं अमेरिका के अंदर कि अमेरिका के अंदर ही डिपेंडेंसी रहे बाकी कंट्रीज की। क्या वाकई में जो बताया गया और जो असल में है इनमें अंतर है? क्योंकि जो वियतनाम से शुरू हुआ वो वेनेजुएला तक ऐसे ही चल रहा है। और क्या महज इत्तेफाक है कि 2025 के 12 महीनों में 7 देशों पर ट्रंप अटैक करता है? उनमें से 3 देश ऐसे हैं जहां इससे पहले अमेरिका ने कभी अटैक नहीं किया। आगे हम आपको बताएं कि क्या वाकई में ट्रंप की जो नीति थी और जो नीयत है उसके बीच में दुनिया फंसी हुई है। उससे पहले एक बार मोटे तौर पर इजराइल ईरान जंग के जो आज के अपडेट है उसको जरा देख लीजिए। ट्रंप ने खमेनेई के बेटे को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी होगा हमारी मर्जी का होगा, लेकिन वो खमेनेई का उत्तराधिकारी बेटा नहीं होगा।
इसके अलावा अमेरिका इजराइल हमले में ईरान में 1332 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान ने अब तक 1300 हमले ईरान के अंदर किए गए हैं। 14 मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। ईरान में कई जगह पानी और बिजली सप्लाई पूरे तरीके से ठप हो चुकी है। इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, यह ईरान की तरफ से कहा गया है। इन सब के बीच में ट्रंप ने बयान दिया। अब जरा एक वीडियो को आप जहन में रखिए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जब गाजा पर अटैक हो रहा था, एक वीडियो जारी हुआ था और उसमें लिखा था मेक गाजा ग्रेट अगेन, जिसमें बाकायदा एक इंफ्रास्ट्रक्चर को एआई वीडियो के जरिए दर्शाया गया था। क्या गाजा के ही तरीके से अब ट्रंप कह रहे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन? जरा उनके बयान को देखिए और समझिए वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिन शर्त सरेंडर करने के अलावा ईरान से कोई डील नहीं। सरेंडर करने में ही ईरान की भलाई है। हम ईरान को बर्बादी से बचाना चाहते हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान अगर सरेंडर करता बिना शर्त के और ईरान के अंदर जो नया जिम्मेदारी संभालेगा वो नेता अगर अमेरिका की पसंद का हुआ तो फिर हम ईरान में जो डैमेज हुआ है उसको फिर से सही करेंगे और हम पैसा लगाकर ईरान को एक बार फिर से ग्रेट बनाएंगे। क्या वाकई में बिल्कुल वैसे जैसे गाजा में हो रहा था, और क्या ईरान गाजा होने वाला है? इसको समझने के लिए युद्ध की परतों के पीछे की आर्थिक सच्चाई को समझिए, क्योंकि अमेरिका के सामने जो चुनौती है वो चुनौती है वहां की गिरती अर्थव्यवस्था, वो चुनौती है पेट्रो डॉलर इकोनॉमी का क्रैश होना, वो चुनौती है डेट इकोनॉमी। और इसीलिए यह कहना आसान होगा कि ईरान पर हमला केवल सिक्योरिटी इशू नहीं है, लेकिन जब हम 302 बिलियन बैरल्स वेनेजुएला का रिजर्व, 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ईरान का गैस रिजर्व, 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर यूएस डेट और शेल एनर्जी का उच्च प्रोडक्शन कॉस्ट, डॉलर का घटता ग्लोबल शेयर, इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या यह केवल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है या ग्लोबल करेंसी डोमिनेंस और एनर्जी प्राइसिंग पावर है और उसकी जंग है। आज की लड़ाई केवल मिसाइल और बॉर्डर्स की नहीं है, यह फाइट है पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाम मल्टी करेंसी ट्रेड की। यह लड़ाई है एनर्जी प्राइसिंग कंट्रोल बनाम प्रोडक्शन एडवांटेज की। यह दरअसल लड़ाई है डेट प्रेशर बनाम फाइनेंशियली डोमिनेंस की। और ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत एक हेडलाइन जरूर बनी है, लेकिन उसके पीछे चल रही आर्थिक जंग शायद इतिहास का एक बड़ा अध्याय लिख रही है और इसको पूरी दुनिया समझ रही है। पूरी दुनिया यह भी समझ रही है कि ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर रहा है। जरा समझिए ट्रंप ने कहा क्या और हुआ क्या, और उसके बाद अब आगे क्या होगा। ट्रंप ने कहा कि नो न्यू वॉर। जब उन्होंने शपथ ली, उन्होंने कहा कि अब नई जंग कुछ नहीं होगी, ट्रंप आ गया है, शांति आएगी। लेकिन ट्रंप नो न्यू वॉर से पीस थ्रू स्ट्रेंथ तक पहुंचे हैं। ये जो वेनेजुएला में हुआ, ये जो इस वक्त ईरान में हो रहा है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो शक्ति के जरिए शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, जो शक्ति के जरिए शांति स्थापित करना चाहते हैं, उन्होंने 12 महीने में 7 देशों पर अटैक कर दिया है और ईरान पर रुक नहीं रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हम क्यूबा भी लेंगे, यानी कि एक और कंट्री उस कटघरे में आकर खड़ी हो गई जहां अमेरिका उसके लिए खतरा बन गया है। इससे पहले कनाडा और ग्रीनलैंड को लेकर भी ऐसे ही बयान दिए थे। आधुनिक अमेरिकी इतिहास में शायद ही किसी राष्ट्रपति ने उतने देशों पर सैन्य हमले कराए हों जितने डोनाल्ड ट्रंप ने किए। उन्होंने 7 अलग अलग देशों पर कार्रवाई की, जिनमें से 3 देश ईरान, नाइजीरिया और वेनेजुएला ऐसे हैं जहां इससे पहले अमेरिका ने कभी सैन्य हमला नहीं किया था। इसके अलावा सोमालिया, इराक, यमन, सीरिया पर हमले कर चुके हैं। ट्रंप ने 2025 में ही 600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कराए हैं, जो बाइडेन के पूरे 4 साल से ज्यादा है। ट्रंप ने सत्ता संभालने के साथ नो न्यू वॉर का वादा किया था, लेकिन ये कार्रवाइयां पीस थ्रू स्ट्रेंथ के नाम पर की जा रही है। इसे दुनिया दादागिरी कहते हैं, शक्ति के दम पर दादागिरी। अब जरा ये देखिए कि ईरान और इजराइल की जंग तो हो रही है, यह भी कंफर्म है कि ईरान और इजराइल को नुकसान हो रहा है,
लेकिन जब किसी को नुकसान हो रहा होता है तो किसी को फायदा हो रहा होता है। क्या भारत को इससे फायदा हो रहा है? क्या रूस को इससे फायदा हो रहा है? क्योंकि सोचिए जरा, ईरान को रूस सपोर्ट करता है, लेकिन इस पूरी जंग में रूस प्रत्यक्ष तौर पर ईरान के साथ नहीं है। क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह इस जंग से होने वाले रूस को फायदे से है? क्योंकि ईरान में जारी युद्ध का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखने लगा है। क्रेमलिन ने कहा कि इस संघर्ष के कारण रूसी तेल और गैस की मांग में बढ़ोतरी हुई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी तेल और गैस की आपूर्ति के मामले में दुनिया के लिए भरोसेमंद सप्लायर रहा है। ईरान युद्ध के चलते दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल है, और जिसमें हम हॉर्मुज जल भूमध्य की बात करें वो लगभग बंद हो गया, और यह मार्ग वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा दुनिया तक पहुंचाता है। इसके बाधित होने से कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। पेस्कोव ने कहा कि ईरान में जारी युद्ध की वजह से रूसी ऊर्जा संसाधनों की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई देश ऊर्जा के लिए रूस की तरफ देख रहे हैं। इससे एक दिन पहले अमेरिकी ट्रेजरी ने भारत को यह कहा था कि भाई 30 दिन की छूट है, जबकि भारत पहले से ही रूस से ऑयल खरीद रहा है और अब उसने इसकी मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि हार्मुज के जरिए जो ईरान से क्रूड ऑयल आ रहा था उसमें थोड़ा सा समस्या व्यवधान पैदा हुई। रूस से वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत को गैस और तेल के विकल्प क्या है? ऐसा थोड़ी ना है कि हार्मुज बंद हो जाएगा तो भारत क्रूड ऑयल और एलपीजी लेगा ही नहीं। जरा विकल्प देखिए जो भारत ने पहले ही तैयार कर लिए थे। इसलिए इस पूरी वॉर में भारत पर लगभग 0 इंपैक्ट है। आप इसको थोड़ा इंपैक्ट कह सकते हैं, लेकिन वो बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत को अगर हॉर्मुज के जरिए व्यापार बाधित होता है तो वैकल्पिक रास्ते और देश कौन कौन से हो सकते हैं, जरा इस पर एक बार गौर फरमाइए और देखिए। अगर कच्चे तेल के लिए बात करें तो कच्चे तेल के लिए विकल्प जो भारत ने तैयार किया है वो उत्तर अमेरिका है। कच्चे तेल के लिए अफ्रीका एक विकल्प है, दक्षिण अमेरिका एक विकल्प है, पश्चिम एशिया विकल्प है और रूस विकल्प है। अगर कच्चे तेल की बात की जाए, अगर एलएनजी की बात की जाए जो हॉर्मुज के जरिए आता है, तो एलएनजी के लिए क्या विकल्प है? कतर है, यूएई है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 3 एलएनजी के लिए विकल्प जो भारत ने पहले ही तैयार कर दिए। यानी कि जो कहा जा रहा है कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, गैस मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कमाल की बात देखिए, ईरान ने भी भारत को अपना सच्चा दोस्त माना है। अब ये जो भारत के अंदर छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि भाई भारत ईरान के साथ नहीं है, उनको शायद कूटनीति और वैश्विक नीति समझ नहीं आती। उनको कोई कान में कुछ कहता है वो छाती पीटने लगते हैं, जबकि ईरान समझता है कि भारत की महत्ता क्या है। ईरान को यह पता है कि भारत का उसके साथ होना या इस जंग में न्यूट्रल होना ये ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए ईरान ने भारत को अपना सच्चा दोस्त मानते हुए ईरान के अंदर आईआरजीसी ने बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए कहा कि स्ट्रेट हार्मुज को पश्चिमी जहाजों के लिए बंद किया गया है, लेकिन भारतीय जहाजों को पास करने की अनुमति है। कुछ रिपोर्ट्स में पहले केवल चीन को ही छूट का जिक्र था, क्योंकि चीन यानी कि चीन के जो सपोर्ट है वो ईरान के साथ था, लेकिन भारत को भी अब इसमें शामिल कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह यह कि ईरान भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। भारत ने युद्ध में न्यूट्रल स्टैंड लिया, ईरान से तेल खरीदा और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स में पार्टनर भी भारत है। और यह ईरान की तरफ से गेस्चर माना जा रहा है कि चलिए भारत अगर इस पूरी वॉर में न्यूट्रल है तो हम भी उनके साथ न्यूट्रल होंगे, और जो हार्मुज है उसको हम पश्चिमी देशों के लिए रोक देंगे, अमेरिका के लिए रोक देंगे, लेकिन भारत के लिए नहीं रोकेंगे। और इससे भारत को फायदा हो रहा है, और यह उनको समझना चाहिए। जो भारत के अंदर आकर कह रहे हैं ना कि ईरान हमारा बड़ा दोस्त था, ईरान के साथ दुश्मनी हो गई, हमें ईरान का साथ करने देना चाहिए, उनको ईरान के इन बयानों पर गौर करना चाहिए। अगर वाकई में भारत के रिश्ते ईरान के साथ अच्छे नहीं होते या इस जंग में बिगड़ गए होते तो फिर हार्मुज को भारत के लिए खोला नहीं जाता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की 40 से 50% तेल आयात हार्मुज के जरिए ही गुजरता है। अगर ये बंद होता तो तेल कीमतें और महंगाई आसमान छू सकती थी।
अभी 27 से 37 भारतीय फ्लैग्ड जहाज फंसे हुए हैं, ये आईएनएसए की रिपोर्ट है। लेकिन छूट से अब वो मूव कर सकते हैं, शिपिंग लागत और रिस्क कम होगा, तेल सप्लाई चेन बनी रहेगी, पेट्रोल डीजल पर तत्काल बड़ा उछाल नजर नहीं आएगा। और ये भारत की कूटनीति और वैश्विक नीति है, जिसमें तटस्थ होते हुए भारत अपने अधिकारों को, अपने फायदे को संरक्षित करता है। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, भारत का हॉर्मुज के जरिए व्यापार और देश कौन कौन से हैं जिनके साथ ये सारा ट्रेड चलता है, जो इस वक्त ओपन है। एक तरीके से सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, कच्चा तेल का एक बड़ा हिस्सा आता है हॉर्मुज के जरिए ही आता है। इराक भारत का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर 2025-26 में अक्सर नंबर 1 ही रहा है, यह भी हॉर्मुज के जरिए सप्लाई करता है। संयुक्त अरब अमीरात भारत को क्रूड, एलपीजी, एलएनजी और अन्य सामान सप्लाई करता है। कतर मुख्य रूप से एलएनजी और भारत का आधे से ज्यादा एलएनजी कतर से ही आता है। ईरान से पहले व्यापार ज्यादा होता था, लेकिन ईरान पर प्रतिबंध की वजह से थोड़ा कम हुआ। भारत जो कुल कच्चा तेल खरीदता है, उसका हार्मुज से गुजरने वाला हिस्सा 40 से 50% है, जबकि भारत का 80 से 85% एलपीजी आयात हॉर्मुज से गुजरता है, जो कि मुख्य रूप से कतर, यूएई और सऊदी से है। वहीं भारत का 50 से 55% एलएनजी आयात हॉर्मुज से है, मुख्य रूप से कतर से ही होता है। और ये हॉर्मुज को भारत के लिए ओपन कर दिया गया है। ये तो रहा दरअसल वो विश्लेषण जो आपको समझाने के लिए कि जो कह रहे हैं ना बड़ा बड़ा कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, गैस सिलेंडर मिलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भारत के रिश्ते ईरान के साथ इतने मजबूत हैं कि वो अपने हॉर्मुज को भारत के लिए खोल रहा है कि भारत पर संकट नहीं आना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, अब हम एक ऐसी रिपोर्ट आपको दे रहे हैं जिसमें भारत के लिए अवसर है, राजस्थान के लिए अवसर है। हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी ने यह पूरा विश्लेषण किया और इस विश्लेषण के बेस में टूरिज्म है। युद्ध में विदेशी पर्यटक कहां जाएं और क्यों जाएं, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरा पश्चिमी फंसा हुआ है, पश्चिमी कंट्रीज फंसी हुई, वेस्टर्न कंट्रीज फंसी हुई हैं। जो ईरान हो गया, तुर्की हो गया, सऊदी हो गया, ये सब फंसे हुए हैं जंग में। तो जो टूरिस्ट वहां जा रहे थे वो कहां जाएंगे। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के दौर में पर्यटन उद्योग भी गहरे प्रभाव से गुजरता है। हाल के महीने में अमेरिका हो, इजराइल हो, ईरान के बीच बढ़ते टकराव की वजह से मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दिशा बदल कर रख दी। यूरोप और अमेरिका के वो पर्यटक जो परंपरागत रूप से मध्य पूर्व के कई देशों की यात्रा किया करते थे, अब वैकल्पिक और सुरक्षित गंतव्यों की तलाश में है। इस बदलते परिदृश्य में भारत, विशेष रूप से राजस्थान, एक सुरक्षित और आकर्षक विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहा है। यूरोप और अमेरिका से आने वाले पर्यटक विशेष रूप से इजराइल, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब की यात्रा किया करते थे। इन देशों में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के कारण पश्चिमी पर्यटकों का बड़ा प्रभाव रहता था। उदाहरण के तौर पर समझिए, इजराइल में यरूशलेम के धार्मिक स्थल, जॉर्डन का पेट्रा शहर, मिस्र के पिरामिड्स, दुबई और अबू धाबी के आधुनिक आकर्षण और तुर्की की ऐतिहासिक विरासत यूरोपीय और अमेरिकी पर्यटकों को लगातार आकर्षित कर रहे थे। लेकिन अब वहां तो जा नहीं सकते, वहां तो ना फ्लाइट उड़ रही है और कोई पहुंच भी गया तो कब वहां से निकलेगा कोई नहीं जानता। तो क्या वाकई में सब भारत की तरफ आ रहे? युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता का सबसे पहला असर पर्यटन पर ही दिखाई देता है। ट्रैवल एडवाइजरी, एयरलाइंस रूट्स में बदलाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण पर्यटक जोखिम वाले क्षेत्रों की यात्रा टाल देते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण पर्यटक अब वैकल्पिक गंतव्यों की तलाश कर रहे हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित भारत, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश इस बदलाव का लाभ उठा रहे हैं। इनमें भी भारत को विशेष रूप से लाभ मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहां सांस्कृतिक विविधता नजर आती है, ऐतिहासिक विरासत है, सुरक्षित यात्रा वातावरण है और इसके अलावा ये ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में भारत को खास बनाती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है। एक ही देश में अगर कोई आ रहा है तो रेगिस्तान भी देख लेगा, वो पर्यटन पर्वत भी देख लेगा, वो समुद्र भी देख लेगा, वन्य जीव भी देख लेगा, अभ्यारण्य भी देख लेगा, स्मारक भी देख लेगा, यहां तक कि आध्यात्मिक केंद्र भी यहां मौजूद है। इसके अलावा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अपेक्षाकृत स्थिर सुरक्षा वातावरण विदेशी पर्यटकों को भरोसा देती है।
यूरोप और अमेरिका के पर्यटक भारत में विशेष रूप से सांस्कृतिक अनुभव, आध्यात्मिक यात्रा, योग, आयुर्वेद और विरासत पर्यटन के लिए आते हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय पर्यटन उद्योग ने भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बुनियादी ढांचा विकसित किया है। और इंपैक्ट यह भी है कि जयपुर के अंदर जितने पर्यटक, विदेशी पर्यटक हर दिन आते थे, वो लगभग 2 गुने से 2.5 गुने हो चुके हैं। और इसीलिए भारत में राजस्थान की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारत के भीतर विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगहों की बात करें तो राजस्थान सबसे ऊपर आता है। यह राज्य अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, भव्य किलों, महलों, रंगीन संस्कृति और आतिथ्य परंपरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, रणथंभौर, पुष्कर, इन शहरों में स्थित किले, महल, झील और रेगिस्तानी परिदृश्य विदेशी पर्यटकों को अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि यूरोप और अमेरिका के पर्यटक अब भारत आते हैं तो उनकी यात्रा कार्यक्रम में राजस्थान अवश्य ही शामिल होती है। यह भारत के लिए अवसर है और इस अवसर को भारत कैसे कैश ऑन करता है, यह भारत जानता है। लेकिन दुनिया यह जानना चाहती है कि ईरान के पास ऐसा क्या है, क्यों अमेरिका से लड़ रहा है। क्योंकि ईरान के पास एक भी एटॉमिक बम नहीं है और अमेरिका के पास इतने हैं कि गिन नहीं सकते। उसके बावजूद अगर 7 दिन तक ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, इसको जरा समझिए। उसके लिए सबसे पहले आप ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद खतीबजादेह का बयान जरा देखिए और उसके बाद उसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे। तेहरान के पास अमेरिकी इजरायली हमले के खिलाफ देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमने कसम खाई है कि देश आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक विरोध करता रहेगा। अब इसके पीछे की एक कहानी है। अगर वाकई में ईरान ये कर सकता है तो क्या वाकई में उसके पास मिसाइल का जखीरा है? क्या वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है? और वो कौन सी सेना है जिसने ईरान को अभी तक बचा कर रखा है? क्योंकि ये बात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि जब इजराइल और अमेरिका ने अयातुल्लाह खमेनेई समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, तब भी ईरान पलटवार कैसे कर पा रहा है? तो इसका सही जवाब बेहद रोचक है। ईरान ने इन परिस्थितियों के लिए खुद को लगभग 4 दशकों तक तैयार किया है। फरवरी 1979 में जब ईरान में राजशाही को हटाकर अल्लाह का शासन लिया गया, तब इस इस्लामिक शासन की रक्षा करने के लिए एक फोर्स बनाई गई। इस फोर्स का नाम था IRGC, जिसकी स्थापना 5 मई 1979 को की गई थी। उस वक्त इसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि किसी भी युद्ध, संघर्ष और विरोध की स्थिति में इस फोर्स को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे फोर्स ईरान में वहां की सेना से भी ताकतवर बन गई और इसने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे ईरान नेतृत्व विहीन होते हुए भी दुश्मनों का सामना कर सके। आज भी अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बारूद तो बरसा रहे हैं, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान हारा नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों पर मिसाइलें दाग रहा है और उसे रोकना अब तक काफी मुश्किल साबित हुआ है। ये मिसाइलें कहां से आई? किम जोंग इस पूरी जंग के अंदर सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल कर रहे हैं। उनके वीडियो बन रहे हैं, मीम बन रहे हैं कि कोई उन्हें भी आमंत्रित करे, वो इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि उनको एक सनकी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या उसी सनकी ने ईरान को मजबूत कर दिया है? क्योंकि ईरान में मिसाइल ठिकानों का रिमोट IRGC के हाथों में है और इस फोर्स का हर सैनिक अपने आप में हेड है और उसे किसी से आदेश की जरूरत नहीं है। अमेरिका और इजराइल इस फोर्स के सबसे बड़े नेता को मार सकती है, लेकिन वो इस पूरी फोर्स को खत्म नहीं कर सकती, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक है और इन सैनिकों का एक ही काम है, वो आखिरी दम तक ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा करना, और अभी वो यही कर रहे हैं। लेकिन ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें कहां से आई? ये सवाल काफी चर्चाओं में है। दरअसल इसके पीछे अमेरिका के एक और दुश्मन का हाथ है और उस दुश्मन का नाम है उत्तर कोरिया। साल 1980 से 1988 के बीच जब ईरान और इराक का युद्ध लड़ा गया, तब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं हुआ करती थी। इराक तो लगातार इस युद्ध में ईरान पर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन ईरान कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अमेरिका भी इराक की लगातार मदद कर रहा था। ईरान पर दबाव बढ़ता गया। उस जोर में उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाया और उसने अमेरिका के खिलाफ ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें देने का फैसला किया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 1993 में आया, जब उत्तर कोरिया और ईरान के बीच एक ऑयल डील हुई।
ईरान उत्तर कोरिया को कच्चा तेल और उत्तर कोरिया ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाला है। जुलाई 1998 में ईरान ने पहली बार उत्तर कोरिया से खरीदी गई मीडियम रेंज की मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे उत्तर कोरिया में नोडोंग मिसाइल कहा जाता है, और यहां से ईरान कभी पीछे नहीं मुड़ा। तो आज जो जखीरा आप ईरान के पास देख रहे हैं, उसके पीछे उत्तर कोरिया है, जिसने उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल दी क्योंकि वो अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। और अमेरिका जो कह रहा है कि इस जंग के पीछे की वजह परमाणु हथियार ईरान ना बना ले, ये है, जबकि इसके पीछे की वजह बहुत है। क्योंकि जिन 7 देशों पर अटैक किया है बीते 12 महीनों में, वो परमाणु हथियार नहीं बना रहे। क्या वाकई में पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के क्रैश होने की स्थिति में, इसके अगेंस्ट दुनिया के एकजुट होने की स्थिति में अमेरिका को लग रहा है कि अगर अमेरिका को अपनी इकोनॉमी को बचाकर रखना है, अपनी पावर को बचाकर रखना है, तो इस तरीके से उन देशों पर अटैक करना पड़ेगा जहां रिजर्व बहुत ज्यादा है, चाहे वो गैस है या फिर क्रूड ऑयल है, और ईरान उन्हीं देशों में से एक है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।